मैंने सोचा था कि मैं खौफ से आज़ाद हो चुका हूँ। मैंने सोचा था कि मैं खौफ से आज़ाद हो चुका हूँ। मैंने सोचा था कि मौत ज़िंदगी का अगला मोड़ है। मैंने सोचा था कि शब्द अमर हैं। मैंने सोचा था कि खुदा का कोई वजूद नहीं, अगर कभी था भी तो वो अब मर चुका है। लेकिन कभी कभी खुदा की कमी बड़ी महसूस होती है। जब भी कभी किसी नई कहानी के बारे में सोचता हूँ, जब भी किसी अनजानी राह पर कदम रखता हूँ, जब भी कभी किसी अजनबी औरत से मिलता हूँ, तो मालूम नहीं क्यों ये एहसास होता है कि काश खुदा यहीं कहीं मेरे आसपास होता। ज़िंदगी हमने तुमसे बहुत प्यार किया है, बहुत चाहा है। तुम हमसे बहुत रूठी भी, बेरुखी भी बरती, लेकिन हमारी चाहत कम नहीं हुई। हमने तो तुमसे बेवफाई नहीं की, थोड़ी सी भी नहीं। आज इस ढलते हुए सूरज के सामने बैठे जब हम तुमसे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, तो न जाने अपने दोस्त का ये शेर बार बार क्यों याद आ रहा है। भीगी हुई शाम की दहलीज पे बैठे हम दिल के सुलगने का सबब सोच रहे हैं। दोस्तों, ये तहरीर है देविंदर इसर की। देविंदर इसर का आज यौम पैदाइश है। अब हमारा हाफिज़ा चूँकि कमज़ोर हो गया है, हम धीरे धीरे अपने उन अदीबों दानिश्वरों को भूलते जा रहे हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम उन्हें याद रखें। देविंदर इसर, जिनकी पैदाइश 14 अगस्त की है और वफ़ात 2012। एक तवील अरसा एक ऐसा अदीब और दानिश्वर उनके साथ रहा, उनके गम में शरीक रहा, उनकी खुशियों में शरीक रहा। और जिस शख्स ने देविंदर इसर के इंतकाल की खबर उर्दू दुनिया तक पहुंचाई, इंतकाल के बहुत दिनों के बाद, और आखिरी दिनों की कहानी जिन्होंने जो उनका रिसाला है आलमी उर्दू अदब और देविंदर इसर पे जो किताब एक दानिश्वर एक मुफक्किर देविंदर इसर उन्होंने एडिट की, तो उसका जो दिबाचा उन्होंने लिखा वो आप पढ़िए तो बेसाख्ता ज़बान से नंदकिशोर विक्रम जी के लिए दुआएं निकलती हैं कि ये अपने दोस्तों का इस कदर ख्याल रखते हैं और आखिरी वक्त में जब घर वाले साथ छोड़ देते हैं तो ये किस तरह अपने दोस्त की खबरगिरी करते हैं। देविंदर इसर ने बेशुमार कहानियाँ लिखी हैं, नॉवेलेट लिखा है, अंग्रेज़ी में उनकी किताबें आईं, पंजाबी में लिखा, हिंदी में लिखा, तो गोया वो हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी सब में बहुत मकबूल रहे। लेकिन उनकी कहानी किसी देवमालाई कहानी की तरह है कि जब हम नंदकिशोर विक्रम जी का वो मजमून पढ़ते हैं तो अजीब सी बेबसी का भी एहसास होता है कि हम लोग आखिर किस तरफ जा रहे हैं। हम अपने अदीबों और शायरों को उस तरह याद क्यों नहीं करते हैं जिसका वो हक रखते हैं। तो आज देविंदर इसर पे कुछ हम लोग बातें करेंगे। हमारे मेहमान हैं नंदकिशोर विक्रम जी। नंदकिशोर विक्रम जी, आपका खैर मकदम है उर्दू घर के इस लाइव प्रोग्राम में। शुक्रिया जनाब। आपसे जानना ये चाहेंगे कि देविंदर इसर के साथ जो आपने मजमून अपनी किताब में लिखा है वो तो रुलाने वाला मजमून है ही, लेकिन साथ साथ एक तवील अरसा आप साथ रहे हैं। तो देविंदर इसर के ये जो आखिरी पड़ाव था ज़िंदगी का, इस पर तो हम बाद में बातें करेंगे। ज़रा इससे हम पीछे पलटते हैं तो कुछ कहानियाँ, कुछ बातें उनकी वो बताइए जो आपका साथ रहा उनके साथ। ऐसा देविंदर इसर जो है और मेरी दोस्ती 1945-46 की है, लगभग 70 साल। और इस अरसे में मैं जो उन दिनों 9th में था, मैं 9वीं जमात में था और वो गालबन कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर में थे। तो 2 साल तक पाकिस्तान बनने से पहले हमारी दोस्ती शुरू हुई और उसके बाद लगभग 70 साल तक हमारा ये सिलसिला चला। और अगर ये कहा जाए कि मैं उनका आज़ाद हूँ तो ये भी गलत नहीं है। और उनको खुद एहसास था कि उनको कई बातें अपनी फैमिली के बारे में मालूम नहीं थी, वो मैंने उन्हें बताई। जैसे वो लिखते रहे मेरा जन्म कैमलपुर हुआ, लेकिन क्योंकि मैं उनके रिश्तेदारों को भी जानता था
तो एक बुजुर्ग ने बताया कि वो चावलपुर जो पंजा साहब है असल अब्दाल वहाँ पैदा हुए। तो उन्होंने बताया कि ऐसा था कि देवेंद्र ऋषभ की वालदा जो थी वो छोटी उम्र की भी थी। जब बच्चा पैदा होता है तो कोई अपने पास होना चाहिए, तो उनकी चावलपुर में कोई नहीं था। असल अब्दाल में उनकी फूफी थी और इनकी तो वो ले गए फूफा उनको, तो वहीं पर उनकी जो है वो पैदाइश हुई। बाद में चूँकि उन्हें पता नहीं था तो कहते हैं बाहर उनकी पैदाइश पंजा साहब असल अब्दाल इकबाल, वैसे कैबलपुर भी ठीक है, जिला तो कैबलपुर ही है, तो वहाँ पैदा हुई। तो हमारी दोस्ती जो है उसके बाद शुरू हुई और पार्टीशन के बाद जो है हम लोग कानपुर में आए। मेरे मामू जो थे, मैं मामू के यहाँ था, तो वहाँ पर कानपुर आ गए। तो कानपुर में इनका जो बड़ा भाई था वो बिजनेस में हमारे मामू का पार्टनर था। रावलपिंडी में उनकी दवाइयाँ बनाते थे वो, और उसका नाम था विप्लव आयुर्वेदिक फार्मेसी। तो काफ़ी चलती थी दवाइयाँ उनकी। लेकिन पार्टीशन के बाद तो जब आए कानपुर तो उन्होंने चूने का काम शुरू किया, चूने की भट्टियाँ लगाई, उसमें भी अच्छा काम चलता रहा। बाद में इन लोगों का आपस में अलग हो गए। उसके बाद जो है उनकी जल्दी डेथ हुई होगी देवेंद्र ऋषभ के भाई की, और उनके भाई की जो डेथ हुई है उस वक्त जो है जब वो हरिद्वार गए मुझे साथ लेकर गए थे। उनके जो अस्थियाँ थी, फूल थे, वो लेके हरिद्वार जाना था, वो मुझे साथ ले गए। तो वहाँ उन्होंने उसे जल प्रवाह किया, नजरे आप किया, और फिर हम लोग रात रहे। और एक बड़ी बात ऐसी हो गई कि हम रात सो नहीं सके। उसका हवाला ईश्वर साहब ने भी दिया है। वो ये है कि रात को ईश्वर साहब की तबीयत खराब हो गई। वो अक्सर उनको एक तो दमे की बीमारी थी। तो रात फिर मैं 9-10 बजे निकला, दवाइयाँ ढूंढता रहा, बहरहाल ढूंढ के लाया मैं। तो उससे तो मेरा उनका साथ में ऐसा था कि कोई भी काम करते थे मुझे साथ ले जाते थे। विक्रम साहब, कानपुर में क़याम के दौरान आपने इर्तका नामी एक रिसाला भी निकाला मिलके? इर्तका निकाला था जी, उसके बारे में कुछ बताइए। 16 पेज का था, वो पर्चा किसी के पास नहीं है जी। ईश्वर साहब के पास हुआ हो, लेकिन उन्होंने दिया उस वक्त आपकी और ईश्वर साहब की उम्र क्या रही होगी जब आपने ये इर्तका निकाला? मैं तो 19 साल का, 20 साल का हुआ जी। और ये एक साल बड़े 1950 जनवरी के समझिए पर्चा निकला है पास 1950। तो ज़रा उस पर्चे के बारे में कुछ बताएं, किस तरह की चीज़ें आप छापते थे तो उसमें? हमने जो है तकरीब सन मूवमेंट में हम लोग थे, बल्कि हम कम्युनिस्ट पार्टी में भी थे और उनके काम भी करते थे। हम उनका महाज पर्चा था, वो बांटते भी थे। तो इसलिए ईश्वर साहब के साथ वहाँ भी ऐसा रहा। हमने थोड़ी देर सर्विस में की, बल्कि शुरुआत हमारी सियासत की जो है वो कानपुर में थी। मैं और देवेंद्र ऋषभ वहाँ तलाश में थे। तो मेरा वफा पंजाब के बहुत मशहूर सियासी थे, तो उन्हें एक प्रेस अलाट हो गया था वहाँ पे, और उसके साथ अखबार भी, कौमी अखबार, वो अखबार निकालते थे। तो उन्हें लड़के ज़रूरत ही थे, उन्होंने हमें रख लिया दोनों को, हम काम करते रहे वहाँ पर। फिर 1 जनवरी 1950 को मैं सुबह ईश्वर साहब के घर गया। तो ईश्वर साहब जो है अभी लेटे ही हुए थे लगभग। तो मैंने कहा भाई नया साल मुबारक हो। और जब मैं घर पहुंचा हूँ तो 5 मिनट के बाद, 10 मिनट बाद उनकी बहन कमलेश है वो आ गई और रो रही थी। वो मैंने कहा क्या हुआ? तो ये भैया को पकड़ कर ले गए।
तो मैंने ये सुना, उसके बाद मेरे मामू तो उनसे मिलने चले गए उनके घर, और मैं घर से फिर फरार हो गया। और उसके बाद वहाँ पे फूल बाग जो जगह है उसके पास एक राइटर रहते थे हिंदी के, गोविंद मोनिस। उन्होंने ड्रामे भी लिखे, थिएटर में भी काम किया। तो मैंने उन्हें कहा भाई ऐसा है जर्नलिज्म पढ़ते निकल चलो। तो उसे ले आए, फिर हम तेरे इधर उधर घूमते रहे, फूल बाग में बैठे रहे। जब रात ज़्यादा हो गई फिर हम लोग अपने अपने घरों में आ गए। तो इस तरह कानपुर में काफ़ी अच्छा इनके साथ रहा। फिर जब ये 20-22 दिन बाद रिहा हुए, 2-3 हफ्ते रहे एग्जैक्ट डेट, उसके बाद इनमें कुछ तब्दीली भी आ गई और ये फिर दिल्ली आ गए। और दिल्ली में फिर उन्होंने सारी समझे 50 से 100-2005 तक वही है। और विक्रम साहब, इनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, जैसे आपके मजमून से हमें पता चलता है जो इनके इंतकाल के बाद आपने लिखा, और वो भी इनके इंतकाल को कुछ दिन हो गए थे, आप इनसे मिलने इनके घर गए तो आपको पता चला कि उनका इंतकाल हो चुका है। 15 दिन बाद गया जी। तो वो जो आखिरी दिन थे इनके, जिसका जिक्र आपने अपने मजमून में किया है, उसके बारे में कुछ बताइए आप। ऐसा है कि मैं जब भी जाता था जनकपुरी तो उनके घर जरूर जाता था, और वैसे भी आता था। ईश्वर साहब भी आते रहे, लेकिन 1-2 साल से ईश्वर साहब ने आना बंद कर दिया था। चलने में भी उन्हें दिक्कत होती थी। मैंने उन्हें आखिरी बार काफ़ी हाउस में हम लोग मिलते थे, लेकिन उनकी डेथ से कोई 6 महीने पहले मैंने कहा वो आ गए, बैठे थे, लेकिन वो बातचीत भी ठीक नहीं कर रहे थे। तो हम 1-8 घंटा बैठे और मैंने कहा इन्हें अब भूल जाते थे। वो कहने लगे मुझे इच्छा कर दो। तो मैंने ये किया कि 3 व्हीलर किया, साथ बैठ गया उनके, और थोड़ी दूर जाके रिक्शे वाले को कहा कि सरदार जी, इनको आप सही जगह पे उतारना, एड्रेस जो है, क्योंकि ये कहीं इधर उधर ना भटक जाए और गिर गिरा गिर। तो फिर रिक्शे वाला छोड़ गया, मुझे बड़ी तसल्ली हुई। उसके बाद जब भी होता था मैं खुद चला जाता था। तो आखिरी बार जो गया हूँ तो मेरी वहाँ एक कज़न सिस्टर है, तो उनसे मिलने गया था। तो मैंने कहा इनको भी मिल चले। तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया, कोई आवाज़ नहीं आई, क्योंकि वो बैक साइड पर रहते थे। एक छोटा सा कमरा था और एक छोटी सी रसोई समझो ही रहे हो। बहरहाल वो बैक साइड जो है वहीं रहते थे, और उनसे मिलने भी उसी रास्ते से जा सकते थे। मेन रोड पे एक तरह से सब ये उन लोगों का कब्जा था, उनके बच्चों का। बच्चे रहते वहीं थे और हर वक्त एक बच्चा वहीं बैठा रहता था। आप अगर जाएं तो दरवाज़ा खोल के देखता था कौन आया है, तो बंद कर देता। उनका बेटा कोई भी हो, दोनों में एक रहता था। शायद वो ये समझते थे कि कोई कब्जा ना कर दे, ये भी हो सकता। किसी को जब डेथ होगी तभी मुझे तो बताना ज़रूरी नहीं था, हालांकि वो मुझे जानते हैं, पैदा हुए तब से। तो लेकिन उन्होंने किसी को भी बताया। उनकी बहन जो है वो रहती है देहरादून, उसको भी नहीं पता लगा। उसको 10-12 दिन बाद पता लग गया। तो उसने कहा कि तो मैं टेलीफोन करती रही तो मिल गया। उसने कहा आप भैया कहाँ हैं? कहा उनकी मौत डेथ हो गई। कहा तो तुमने बताया नहीं, कितने दिन हो गए? कहती 12 दिन। तो उसने कहा कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया? कहती आपका हमारा क्या रिश्ता है? तो मैंने भी कहा, तो मुझे भी कहा, बहरहाल मुझे कहना तो फिर भी जायज़ था, लेकिन उसको कहना तो उन्होंने किसी रिश्तेदार को खबर ही नहीं दी। और ये भी पड़ोसियों को भी मालूम नहीं कि उनका कब इंतकाल हुआ, कैसे हुए, क्योंकि ये अस्थि वगैरह कोई वहाँ पे किसी ने बताया नहीं कि यहाँ से अस्थि उठी है। हो सकता है वो किसी हॉस्पिटल में दाखिल हो, उनकी वफात हो गई और उसके बाद वो वहीं से सीधे
वही रेडियो शमशान घाट। तो लेकिन पता नहीं उन्हें कौन से शमशान घाट पे ले गए, क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है एक तहकीक वाली बात है। क्या वहाँ एक दो जो शमशान घाट है जनकपुरी की आपका, वहाँ जाकर देखा जाए, रजिस्टर देखा जाए, पता लग सकता है। बहरहाल हो गया जो कुछ था, तभी उससे खा लिया। फिर मैंने रेडियो में टेलीफोन किया, तो वहाँ से उन्होंने कहा भाई बहुत देर हो गई है, 15 दिन हो गए हैं, ये तो बेवकूफ़ी नज़र आई कि हम अब रात खर्च करें। तो फिर मैंने ये खबर दे दी अखबार में, वो सब अखबारों में छप गई और लोगों को पता लगा कि देविंदर छप गई। अच्छा विक्रम साहब, उनके अफसाने गीत और अंगारे जो अफसानवी मजमूए हैं इनके, शीशों का मसीहा, कैनवस का सहरा, परिंदे अब क्यों नहीं उड़ते, उनका नॉवलेट खुशबू बन के लौटेंगे, कई तनकीदी किताबें और ख़ास तौर से अदब और नफ्सियात, और नफ्सियात पे जिस तरह उन्होंने बहस की है, तो ये तो बहुत ही कमाल की किताबें हैं ही और बहुत काम की हैं। उर्दू के हर तालिब इल्म को उनका मुताला करना चाहिए, तालिब इल्म बल्कि असातिज़ा को भी, नक्कादों को भी उसका मुताला करना चाहिए। लेकिन अब जब देविंदर इसर हमारे बीच में नहीं हैं, तो बहुत से सवालात हमारे जहन में आते हैं कि अगर देविंदर इसर होते तो हम उनसे पूछते। तो देविंदर इसर के साथ आपका एक तवील सफ़र और साथ रहा है, तो उनकी जो निजी महफिलें होती थीं, जैसे आप बैठे हैं, देविंदर इसर बैठे हैं, या और अदीब और शायर जब बैठे हैं, चाहे वो कानपुर का हो, चाहे वो पार्टीशन से पहले का हो या दिल्ली हो, तो उनकी निजी महफिलें किस तरह की रहती थी और कौन कौन लोग उसमें शिरकत करते थे जहाँ वो बैठते थे? ये कानपुर में तो जब ये रहे हैं, तो इनके दो दोस्त हैं, एक तो अफसल नाम था, वो बाद में वकील बन गया, और दूसरा जो डिक्टर था, और जो डिक्टर की डेथ हो गई, वो गया था यात्रा करने कैलाश पर्वत पे। तो रास्ते में एक औरत तूफान आई तो बर्फ में फंसी, तो निकालने गया तो वो भी बेचारा वहाँ मर गया। तो ये डिक्टर जो थे ये कम्युनिस्ट पार्टी के थे, और वहाँ पे जो प्रोफेसर जिलानी वगैरह थे वो भी तकी संत थे, तो उनका असर था इन पे। और इससे साथ पे, और वहीं से इन्होंने 1940-42 में जब भी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े और काफ़ी देर जुड़े रहे, 50 तक तो जुड़े रहे, फिर दिल्ली आके कुछ उन्होंने बदल दिया। ये गुरचरण सिंह जी का एक इंटरव्यू है जिसको आपने अपनी किताब में शामिल किया है, तो वो उनको सवाल कर रहे हैं कि आप खुद को उर्दू में अच्छी तरह इजहार कर पाते हैं या हिंदी में। इसर साहब का जवाब सुनिए। सच तो ये है कि मैं किसी भी ज़बान में खुद को अच्छी तरह इजहार नहीं कर पाता। अगर आप इजाज़त दें, अपनी एक किताब से मुकालमा पढ़कर सुनाऊंगा। मुकालमा सुनिए जो उन्होंने लिखा है शौक़ से। मुकालमा यूँ है, तुम्हें ज़बान नहीं आती, मैं खामोश रहा, तुम गलत ज़बान लिखते हो, मैं खामोश रहा, कभी हिंदी के लफ्ज़ लिखते हो, हिंदी में नाकाम रहते हो तो उर्दू के अल्फाज का इस्तेमाल करते हो, और यहाँ भी मात खाते हो तो अंग्रेज़ी में पना लेते हो, और फिर ठेठ पंजाबी पर उतर आते हो, और कहा कि तुम अल्फाज का सही इस्तेमाल नहीं करते। मैंने कहा कि मैं किसी भी चीज़ का सही इस्तेमाल नहीं करता, मैं इस्तेमाल कर ही नहीं पाता। तो ये जब मकालमा हम पढ़ते हैं तो दो तरह की चीज़ें हमारे जहन में आती हैं। एक तो ये सामने सामने की बात है जो देविंदर साहब मजाक में कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ये है कि जो इजहार वो करना चाहते थे, जो वो कहना चाहते थे, क्या आपको लगता है कि वो पूरी तरह जो उनका इल्म था, जो उनका मुशाहिदा था, जो तजुर्बात थे, वो पूरी तरह अपनी किताबों में, अफसानों में, नावल या तनकीदी किताबों में पूरी तरह इजहार उसका हो पाया या लफ्ज़ कम पड़े? मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कहानी बयान की है। अब मिस्टर रोशो अफसाना है, उसमें वो कहते हैं जो उसकी बीवी कहती है घर से निकल जाओ, जाता दरवाज़ा खटखटाता है तो उसकी बीवी कहती है चले जाओ जहाँ से आए हो, तो घर से निकल आते हैं, कोई बहस नहीं। उसके बाद जो है पूरी कहानी जब उनकी ये पता लगता है उनकी और उनकी बीवी की कहानी है मिस्टर रोशो। ऐसे भी सिद्धार्था में भी है कुछ
अच्छा, और अगर आप ये पढ़े उनका नॉवलेज, जो अगर एक चीज़ उनकी मास्टरपीस की जाए, कही जाए तो खुशबू बन के नॉवलेट लौटेंगे। है। हाँ, खुशबू बन के लौटेंगे। तो उसमें उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है लिख दी है। आखिरी फिक्रे भी जो उन्होंने लिखे हैं, ये शेर जो भी आपने पढ़ा था तो वो उसमें रिकॉर्ड किया हुआ है। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बयान किया है, कोई चीज़ छोड़ी नहीं। जैसे अभी विक्रम साहब आपने जिक्र किया उनके नॉवलेट का, खुशबू बन के लौटेंगे, और इससे पहले 3 उनके अफसानी मजमूए भी मंजर आम पर आ चुके थे, और ये एक मुख्तसर सा नॉवलेट है। लेकिन उन्होंने फिक्शन जब लिखा तो सिर्फ अफसाने लिखे, नॉवेल की तरफ तवज्जो नहीं की। कभी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैं नॉवेल क्यों नहीं लिख रहा हूँ? नहीं, ये तो कभी नहीं किया। वो चाहते थे मैं कुछ लिखूं, लेकिन ये है कि टाइम नहीं मिला या मूड नहीं बना। ये खुशबू बन के बस उनका रिकॉर्ड बन के रह गया। हर आदमी इसी का रेफरेंस देता है, लेकिन उन्होंने जितना काम किया उन्हें उसका कोई एजाज़ नहीं मिला, उसमें कोई अवार्ड नहीं मिला। ये ठीक है, गालिब अकादमी से मिल गया, उर्दू अकादमी से, और बड़े साहित्य अकादमी है, तो कोई नहीं मिला। बड़ा अवार्ड वो हकदार थे, लेकिन बाई चांस ऐसा होता है, या जो चुनाव करने वाले हैं, इंतखाब करने वाले हैं, ज्यूरी हैं, उनके जहन में आता नहीं, बावजूद रह जाता है। जी, नंदकिशोर विक्रम जी, ये अवार्ड की तरफ आपने इशारा किया है। आपने एक तवील अरसा दिल्ली को दिया है, और आप इस दिल्ली की और उर्दू की पॉलिटिक्स से आपसे बेहतर कौन वाकिफ़ हो सकता है कि कैसे कैसे जेन्युइन लिखने वालों को अवार्ड नहीं दिया, और कैसे कैसे दूसरे दर्जे के अदीब और शायर उस अवार्ड को पाने के हकदार हुए। अवार्ड तो अपनी जगह पे रहा, वो तो एक कमेटी है जो तय करती है, और वो कमेटी पता नहीं वो कितनी किताबें पढ़ती है या नहीं पढ़ती। लेकिन देवेंद्र इसर पे आपको लगता है कि काम हुआ, लोगों ने लिखा, जैसे आपकी किताब आई, 1-2 लोगों के ने और काम किया, तो आपको लगता है कि जो हमारे नाक़दीन अदब हैं उन्होंने तवज्जो दी देवेंद्र इसर पे, जितना उनका काम था उतना उनको याद किया गया, लिखा गया? देखिए, बहुत से लोग जो है उन्हें याद करते हैं और मानते हैं कि इसर साहब जो है बहुत बड़े नक़ाद और वाक़िफ़ थे। उन्होंने बहुत फिक्शन पर भी अच्छा काम किया। हर आदमी करता है उनकी तारीफ। प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटियों के सारे, बल्कि उनके घर आते थे, उनसे मशवरे करते थे। लेकिन ये अवार्ड जो है बड़ा अवार्ड नहीं मिलता है, और बहुत मिले उर्दू अकादमी, गालिब अकादमी। नहीं, अवार्ड तो एक अलग रहा सर। मैं ये जानना चाहूँगा कि श्रोमणी जहाँ पर पंजाब का है, तो वो इनको अवार्ड मिला था। वो 1 लाख का था या जितने का था। जब वो लेने गए थे पटियाला, तो मुझे साथ लेके गए थे, तो वहाँ भी लोगों ने बड़ी इसकी तारीफ की, जो मिलने आता था। तो थे तो बहुत मशहूर, और नाम भी था, अथॉरिटी भी लोग मानते थे। देखिए, पार्टीशन के फ़ौरन बाद डॉक्टर मोहम्मद हसन एक अच्छे नक़ाद पैदा हुए, और उनके साथ ही देवेंद्र इसर का नाम भी 50 में आना शुरू हो गया था। लोग, बाकी जो लोग हैं हमारे यहाँ के, उनका नाम 56, 57 जाके आया। ये 50-51 में लाइम लाइट में आ चुके थे। हर आदमी जानता था और मानता था, यार बहुत, हर आदमी जो है, इवन जो अफसानों पे नक़ाब थे उन्होंने लिखा, उन्होंने भी इनकी तारीफ की। लेकिन विक्रम साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप जिस तरफ बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल अपनी जगह पे है, अवार्ड से लेके बाकी चीज़ों तक। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो उन पे तहकीकी काम जिस तरह का होना चाहिए था, जितना ठोस काम उन्होंने किया है, चाहे वो अफसाने हों, उनका नॉवेल हो, तो क्या तहकीकी काम उस तरह का हुआ, उस तरफ तवज्जो दी लोगों ने उनके इंतकाल के बाद? देखिए, इंतकाल के बाद एक तो मेरे पास पाकिस्तान से हिसाब का आया था, वो PhD कर रहे हैं, मैंने उन्हें किताबें वगैरह भेजी थी। यहाँ से 2 आदमियों ने
एक JNU, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे मोहम्मद इमरान, और उनको मैंने या उनकी PhD जो MPhil था, MPhil की जो है पूरी थीसिस चली गई, पास हो गई। उसके बाद उन्होंने किताबी सूरत में वो छाप दिया, देवेंद्र सर मुस्तकबिल के आईने में या मुस्तकबिल के रूप में। तो किताब उनकी बहुत बेहतरीन किताब है और अच्छी किताब है, तो उन्होंने काम किया। और दूसरा जो है उन्होंने काम कर लिया, मुझे पता नहीं कि बहुत दिनों से उनका टेलीफोन है। 12-3 आदमियों ने काम किया, शुरू किया या ख़त्म कर लिया। तो नंदकिशोर विक्रम जी, आखिर में एक सवाल ये आपसे जानना चाहूँगा कि जब हम आपका मजमून पढ़ते हैं तो वो बहुत जज्बाती मजमून है, एक जज्बाती रिश्ता भी था आपके साथ, उनका तवील साथ भी था। तो उनके इंतकाल की खबर आपको 15 दिन के बाद पहुंचती है और उसके बाद उर्दू दुनिया तक पहुंचती है आपके ज़रिए ही। तो दिल्ली में आप देवेंद्र ईश्वर को मिस करते हैं, आपको लगता है कि ये जो उनके होने से, चाहे वो अदबी महफिलों में उस तरह शरीक नहीं होते थे, लेकिन उनके होने से दिल्ली में एक एहसास होता था उनकी, दिल्ली में उनकी ज़िंदगी का वो कुछ कम हुआ है? असल में दिल्ली में तो सारी रौनक होती थी, वो काफ़ी होम में, काफ़ी हाउस में रहती थी, मोहन पैलेस के ऊपर। तो हम लोग हफ्ते में एक बार मिला करते थे, जुमारात को। फिर हमने सैटरडे शुरू कर दिया, तो सैटरडे लोग ज़्यादा आते थे, तो वहाँ हम लोग हफ्ते में, लेकिन बहरहाल जाते थे, इनको लोग सुनते थे। ये आधा घंटा हर टॉपिक को बोल लेते थे, कम्युनिज्म हो, सोशलिज्म हो, हाँ जी, फ्राइड की थ्योरी हो या कुछ भी हो, कोई भी मसला हो, मार्क्सिज्म से लेकर फ्राइडिज्म, सब जो है उनको बहुत, वो लोग कहते हैं यार कमाल है, प्रभावित होते थे लोग, जो भी मिलता था मुतासिर होता था उनसे। हर आदमी मुतासिर नहीं कर सकता। तो एक अच्छी पर्सनैलिटी थी, अदब में बड़ा नाम था, सब जगह बुलाया गया उन्हें, बम्बे गए, जहाँ जहाँ, काठमांडू भी गए थे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। लेकिन बहुत चीज़ें रह जाती है किसी न किसी वजह से, बहुत से अदीबों का बहुत कुछ नहीं मिला, तो ठीक है, ऐसे ही होता है। तो देवेंद्र ईश्वर पे एक आपकी किताब है, एक दानिश्वर एक मुफक्किर, तो अब आपको लगता है कि उन पे और काम होना चाहिए, और आपसे बेहतर कौन कर सकता है? कुछ है आपका? काम होना चाहिए, कहते सारे हैं, करता कोई नहीं। जी, दोस्ती का दम भी बरतते हैं। और मैंने देखा कि जब उनकी डेथ होगी, उसके बाद जब हमने जलसा किया था, तो लोग ऐसे बोलते थे जैसे अभी उनके घर से उसी वक्त उठ के आए हैं, हालांकि लोग महीनों नहीं जाते थे। तो एक साहब ने कहा, हाँ मैं उनसे मिल के आया था उनके साहब, लेकिन जब उनकी तबीयत ख़राब थी उन दिनों, एक साहब है मिस्टर श्रीवास्तव, राजीव, और एक और उनके दोस्त हैं, तो उन्होंने देखा ये बीमार हैं, तो उन्होंने कहा कि इन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करें। तो उन्होंने मुझे भी टेलीफोन किया कि ऐसा कि हम चाहते हैं तो आप कल आ जाइए, तो हम हॉस्पिटल ले जाएँ। मैंने कहा ठीक है। मैं गया तो इन बच्चों को कहा होगा, तो बच्चों ने कहा नहीं ले जाइए। फिर कहने लगे ले जाना है, अपनी मर्जी पे ले जाओ, अगर कुछ हो गया तो आप जिम्मेदार हो। इसके बाद मैंने कहा यार छोड़ो, हम कुछ भी कर लें, बच्चों से आगे चाहे, मगर मेरे से आगे शायद और भी उनका कोई ना हो, लेकिन इतना राब्ता हमारा 70 साल का, बहन साथ नहीं रहते, भाई नहीं रहता, फिर 15 साल के 25 साल, तो उन्हें भी पता मेरी हैसियत है। मैंने कहा इनसे बहस करोगे तब, और ज़बरदस्ती ले जाओ, और रास्ते में कुछ हो जाए या हॉस्पिटल में हो जाए। इन्होंने तो कहना कि इन लोगों ने कुछ किया है, तो हमने कहा रहने। उसके कुछ दिनों बाद उनको इंतकाल हो गया। विक्रम साहब बहुत शुक्रिया आपका।